हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल तक हम लोग पूरा ज्योग्राफी जो है ख़त्म कर चुके हैं। उन सभी को एक बार पूरे को रिवीजन करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, इससे हम लोग रिवीजन करेंगे। 2-3 क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसका ये पहला क्लास है, रिवीजन क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं। तब बताइएगा कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या क्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड से। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89 गो कि 88 गो? हमारे 88 अंतरिक्ष गो। में 88 को तारामंडल। सुपरनोवा बताइए क्या है? एक ग्राहिका है। एक मृत तो तारा है। अब आप बताइए कि आकाश गंगा मतलब वर्गीकृत की गई है किस तरह का आकाश? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सामने देखिए, इधर देखिए, उधर क्वेश्चन ना देखिए, सुनिए क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन वाला है ऑप्शन वाला नहीं, ऑप्शन नहीं देखना, डायरेक्ट बताना है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादक मतलब प्रतिपादन कौन किया था? कृष्ण छिद्र एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है, इसका मतलब आकार कैसा है ब्लैक होल? बहुत उच्च घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु इसमें पल्सर है, भंगुर तारा है, कृष्ण मास्टर और कलासर है। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? भंगुर तारा। कृष्ण मास्टर है, जो कि एक खगोलीय वस्तु नहीं है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ताराओं का समूह आकाशगंगा। नक्षत्र कहलाता है। बताइए तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसका तापमान होता है। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारे के मध्य के बीच के जो दूरी ज्ञात करते हैं उसको हम लोग प्रकाश वर्ष। वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारों के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? हबल टेलीस्कोप जो था किस तारे पे गया था? मतलब बीटलगेयूस है का? हाँ, बीटलगेयूस। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्ण विभव। कृष्ण विभव। कृष्ण विभव। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का मालूम होगा। अब आप बताइए कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 गो। 8 गो। अब बताइए कि पृथ्वी किसके किसके बीच में अवस्थित है? मंगल और शुक्र के। शुक्र और मंगल के। शुक्र और मंगल के। शुक्र और मंगल के। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। इसमें से कौन है जो सौर मंडल का भाग नहीं है? धूमकेतु। निहारिका है, सौर मंडल का ग्रह नहीं है। बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जिस तारा मंडल के तारे जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्तऋषि बोलेंगे। सप्तऋषि। अब आप बताना है आपको कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? बुध है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह? शुक्र है। शुक्र है। अब आप बताइए ग्रहों के बारे में। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आता है? मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा दो ग्रह आएगा? आपको आएगा बृहस्पति और शनि। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। अब आप बताइए कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह आता है? शुक्र और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य और पृथ्वी। बुध शुक्र। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो किस मतलब ग्रह पे विद्यमान है? किस किस ग्रह पे है? हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम तथा बृहस्पति, शनि और मंगल पर। अब आपको बताना है कि
प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में या पूर्णिमा में या दोनों में या कोई नहीं? सूर्य ग्रहण पूर्णमासी को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णमासी को। अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। अच्छा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा? 120 गुना। 109 गुना का। 109 गुना बड़ा है। अब बताइए कि सूर्य की ऊर्जा का अब बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण जब होगा जब पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन। अब आपको बताना है कि हीरक वलय मतलब कहाँ देखा जा सकता है? उन सूर्य ग्रहण के आरंभ में। हीरक जो है होता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितना होता है? खगोलीय दूरी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? किस किस तारीख को, मतलब कब होता है, किस तारीख को? नजदीक होगा 3 जनवरी को। नजदीक 3 जनवरी को। दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कौन कौन सा दो ग्रह है? बुध और शुक्र। अब बताइए भोर का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। अब मैगलन अंतरिक्ष किस ग्रह पे भेजा गया था? मैगलन जो अंतरिक्ष मैगलन जो है शुक्र पे भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष शुक्र पे भेजा गया था। इवन स्टार किसे कहते हैं? इवन स्टार तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लगेगा? लगभग 8 मिनट। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? वाष्पशील गैस। यह है श्यान द्रव। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? कोपर्निकस। अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु बोला था कि पृथ्वी गोलाकार है। अपने परिक्रमा पथ से पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग में सूर्य का चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर पृथ्वी किस स्पीड से लगाती है? इसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ेगी? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम बताइए, क्या है? ग्रीन प्लेनेट है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कितना से कितना अक्षांश तक होता है? मरुभूमि 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी का व्यास बताइए कितना है? 12,800 है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमी है? झुकी है, सॉरी। अब आपको बताना है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भूपटपट्टी पर बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूपटपट्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मौसमी परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? परिक्रमण और झुकी हुई ध्रुव पर मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर जो 23 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है, कितना झुकी रहती है? 23 डिग्री। अब बताइए कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य है। सूर्य है। अब आप बताइए कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन। 365.25 दिन। हाँ, 2-5 दिन। अब आप बताइए कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परितः उपग्रह के सामने? काहे कि गुरुत्वाकर्षण मतलब वहां तो शून्य होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। अब आपको बताना है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है?
बृहस्पति लेगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज मतलब कौन वैज्ञानिक किया था? बृहस्पति ग्रह में जितने गैलीलियो। इसकी खोज किया था गैलीलियो। बृहस्पति का वलय बताइए कैसा होता है? बहुत घना एवं अपारदर्शी। सिलिकेटों का बना हुआ है। बृहस्पति का जो वलय है वो सिलिकेटों का बना हुआ है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बताइए। बृहस्पति। नींद आ रहा है, ज्यादा मत दौड़िए। कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? कौन से ग्रह के पास? शनि का। शनि का 89 का 82 का। अब हो गया है बृहस्पति, पहले शनि था। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया। अच्छा, सबसे भारी ग्रह इसमें तो दिया है बृहस्पति। शनि दिया होगा, बृहस्पति दिया है। अब शनि कर लीजिए। अब सबसे भारी ग्रह कौन सा है? भारी हो जाएगा तो आपको बृहस्पति है। आप बताइए कि शनि ग्रह जो है नेपच्यून से किससे ठंडा है या किससे गर्म है बताइए? भाई जो जुपिटर से गर्म है। नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 29.5 वर्ष। हाँ, 29.5 वर्ष। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। वही नेपच्यून या अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना टाइम लगाता है? कितना समय में घूमेगा? 84 वर्ष। निक्स एवं हाइड्रा मतलब किसका उपग्रह है? निक्स और हाइड्रा। अरुण का। ये प्लूटो का है। निक्स और हाइड्रा जो है प्लूटो का उपग्रह है। अब आप बताइए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अब नहीं है? कौन सा ग्रह का हटा दिया गया 2006 में? प्लूटो को। प्लूटो को। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में छूट जाएगा। सूर्य वहीं रहता है, पृथ्वी बीच में घुस जाएगा। चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। सूर्य हमेशा ऊपर रहता है। चंद्रमा और पृथ्वी का ही स्थान बदलता है, कभी पृथ्वी बीच में जाता है, कभी चंद्रमा बीच में छक लेता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी, बुध। कौन सा ग्रह नहीं? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 में। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब आपको बताना है कि जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्ध चंद्र हो 45 डिग्री 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। ब्लू मून कब होता है? ब्लू मून की घटना 2 पूर्णिमा। एक ही महीना में 2 पूर्णिमा। बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 384 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। हाँ, 384,000 किलोमीटर है। अब आप बताइए कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। क्या है कि मतलब आंतरिक ग्रह 4 गो होता है और बाह्य ग्रह 4 होता है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह जो 4 गो होता है उनके बीच में जो है एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह ये सब पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि सुमेलकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है किस ग्रह से टकरा गया था? प्लूटो से। बृहस्पति से टकराया था। अच्छा। उल्का बताइए क्या है? उल्का का मतलब क्या होता है? एक पिंड है। उल्का एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव का अंश है। हेल बॉप किसका नाम है? हेल बॉप किसका नाम है? पूछल तारा है। अब आते हैं शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? मतलब किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर आर्कटिक है। आर्कटिक होगा। आर्कटिक है। ये है अटलांटिक महासागर में। सूर्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो है अटलांटिक महासागर में है। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? 91 उत्तर, 45 पूर्व,
45 दक्षिण, 91 पश्चिम, 45 पूर्व, 45 दक्षिण। दक्षिण। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है? सबसे उत्तर में कौन सा होता है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, रोम। न्यूयॉर्क। रोम। रोम। इटली। भाई साहब आपको नींद आ रहा है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ज्यादा मत दौड़िए। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब पर बृहत्तम वृत्त नहीं है? इसमें से कौन सा है जो बृहत्तम वृत्त नहीं है, मतलब सबसे बड़ा लाइन कौन सा नहीं है? तो विषुवत रेखा है, भूमध्य देशांतर रेखा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। बताइए। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। अब आप बताना है कि जब IST यानी यमोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान लोग अपने सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर। तो आप गुना भाग करते रहिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, 24, 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90। एक मतलब एथी में कितना घूमता है? 4 डिग्री। ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः वह कहाँ स्थित है? 15 गुना 30 पूर्वी देशांतर। अब आपको बताना है कि ग्रीनविच, ये सब मतलब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ से खींची गई है? अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सही है। अब आपको बताना है कि एक जलडमरू मध्य जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सामने बेरिंग। बेरिंग बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान जो यमोत्तर है वो कौन से देश से नहीं गुजरती? नाइजर से नहीं गुजरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देशांतरों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो गैबोन है, भूमध्य रेखीय गिनी है, सोमालिया है, रबाडा है। बताइए कहाँ से नहीं गुजरती? 3 और 4 से नहीं गुजरती है, यानी भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 12,800। 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,000 किलोमीटर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहेगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो है, मनीला है, जकार्ता है, सिंगापुर है। कौन जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कर्क रेखा के भूमध्य रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री से है कोलंबो है क्या? सिंगापुर। निम्नलिखित अब आप बताइए कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। जो कर्क रेखा है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारत से, मिस्र से, ईरान से, म्यांमार। भारत से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऊपर कर्क मिस्र से नहीं गुजरती है। ईरान से नहीं गुजरती है। मिस्र तो भारत के सामनांतरे में है। ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का मतलब 49 कोण कितना होगा? 66.5। अब आप बताइए कि कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 से होकर गुजरती है। अब आप बताना है मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है बोल्विया है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राजील। बोल्विया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा आपको किस महासागर से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। मकर रेखा हिंद महासागर लीजिएगा। दक्षिण महासागर से होकर नहीं गुजरती है। हिंद महासागर से होकर, इतना बड़ा महासागर है। मकर रेखा बताइए कौन से देश से नहीं होकर गुजरती है? तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। नामीबिया है। जिम्बाब्वे से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3।
कर्क रेखा भी 3 गो से गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर, और मकर रेखा भी 3 गो महाद्वीप से होकर गुजरती है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होंगे? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। 22 दिसंबर। जिस दिन यहाँ सबसे छोटा दिन होगा तो वहाँ अच्छा क्या बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर वो सबसे छोटा दिन, तो वही दक्षिणी गोलार्ध में जाइएगा तो सूर्य तो मान लीजिए उधर है, तो वहाँ सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। किस दिन को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर। 23 सितंबर को। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? बड़ा दिन होगा 21 जून को। 21 जून। 21 जून। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में दोपहर को आप छाया सबसे छोटी देखेंगे? सबसे मतलब सबसे सूर्य जो है सबसे मतलब ऊपर चमकेगा तब छोटा होगा। तो 21 जून। 21 जून को हो जाएगा। अब बताइए कि विषुव या इक्विनॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ष में 2 काल है जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क संक्रांति होता है तो 12 घंटे का दिन। मकर रेखा पर। विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग। पृथ्वी का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का नहीं किया जाएगा, यूरेनियम का किया जाएगा। जीवाश्म जिसमें जो सजीव होगा उसको कार्बन से करते हैं, कार्बन डेटिंग से, और जो निर्जीव होगा उसको करते हैं यूरेनियम से। काहे कि जितना दिन जिंदा रहेगा वो कार्बन ग्रहण करते रहता है, तो उससे पता चलेगा कि कब जो है कार्बन ग्रहण करना छोड़ा है, उसके हिसाब से उसका एथी हो जाता है। तो पृथ्वी तो निर्जीव है तो यूरेनियम से हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कण से हुई है? इसमें से कौन बोला है कि पृथ्वी ओसिम्ड भाई जो हैं वो बोले थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? किसका है? प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव। अब बताना है आपको कि महान हिम युग का संबंध किससे है? महान हिम युग होलोसीन। ये भी है प्लीस्टोसिन। महान हिम युग का संबंध है प्लीस्टोसिन से। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? कौन से काल को लघु हिमकाल माना जाता है? 1650 से 1870 को हम लोग लघु हिमकाल मतलब मानते हैं। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा गोंडवाना? उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 18 करोड़ वर्ष। 5 करोड़ वर्ष पूर्व था डायनासोर का काल। अब आपको बताना है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? जो महाद्वीप है कैसे अलग हो गए हैं? विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप सब अलग हुए हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? पूरा पृथ्वी जो है एक ही साथ था, बाद में उसको गोंडवाना इसका हो जाएगा पेंजिया। पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसको हम लोग पेंजिया कहते हैं। बलुआ पत्थर एक प्रतदान चट्टान है क्योंकि यह किससे बनता है? पहाड़ के ऊपर बनता है, पानी के नीचे बनता है। बलुआ पत्थर एक प्रतदान चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है। अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा? तो कांग्लोमेरेट है, ग्रेनाइट है, सेल है, बलुआ पत्थर। इसमें किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा बताइए? जीवाश्म ग्रेनाइट में नहीं पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है। इसमें से कौन अलग है? नीस जो है इसमें से अलग है। अब आपको बताना है कि
इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। संगमरमर है, क्वार्जाइट है, स्लेट है, ग्रेनाइट है। इसमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। तो इसमें से ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। आप बताइए कि रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? रूपांतरित चट्टान जो बनता है किस चट्टान से उसकी उत्पत्ति? क्रिस्टलीय। आग्नेय और तलछटी दोनों की चट्टानों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब आपको बताना है कि ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होता है। ज्वालामुखी जो है कहाँ नहीं होता है? तो बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में। किसमें नहीं होगा? कैरेबियन सागर। आपको नहीं होगा बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में। मैना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी में तो हीलियम है क्या? जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मतलब कौन इसमें क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील है मतलब कौन? वेसुवियस। तो एकांगुआ है, एटना है, किलिमंजारो है, वेसुवियस। चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें क्रियाशील है। 1 और 3। 2 और 4। 2 और 4 यानी एटना और वेसुवियस जो है क्रियाशील ज्वालामुखी। एटना और वेसुवियस। एटना कहाँ है? इटली में। अब आपको बताना है कि अब आप बताइए कि टाल जो है, टाल एक ज्वालामुखी है, मतलब वो कहाँ है? टाल अफ्रीका में। तंजानिया में। कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन का कब? देखिए, अच्छा चलिए आपसे बताइए। माउंट रेनियर जो ज्वालामुखी है कहाँ है? माउंट रेनियर आपको मेक्सिको में, यूएसए में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी यूएसए में है। अब आपको बताना है कि एटना कहाँ है? एटना इटली में। इटली में। अब पेरुकुटीन ज्वालामुखी कहाँ है? पेरुकुटीन फिलीपींस में। मैक्सिको में। और टाल जो है वो है फिलीपींस में। अब आप बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी। अच्छा, कोटोपेक्सी। किलिमंजारो सबसे ऊंचाई पर होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो कौन से देश में है माउंट किलिमंजारो? बताइए। अफ्रीका के तंजानिया में है। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है आपके पास। एकांगुआ है, कोटोपेक्सी है, एटना है, फिजियामा है। ये चारों को बताना है कि इसमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन कौन से इसमें सक्रिय ज्वालामुखी है? एकांगुआ है, कोटोपेक्सी है, एटना है, फिजियामा। चारों में से बताइए कौन कौन? तो आपको कोटोपेक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा, तीनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा तीनों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आप बताइए कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लावा। लावा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। मैग्मा कहते हैं। मैग्मा नहीं है। हमको लगा कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। अब आपको बताना है कि माउंट किलाबू जो ज्वालामुखी है कहाँ अवस्थित है? मलेशिया। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी जो है मलेशिया में है। अलबुर्ज बताइए कहाँ है? अलबुर्ज ईरान में है। अलबुर्ज ईरान में। अब आप बताइए कि एकांगुआ कहाँ है? एकांगुआ तो अर्जेंटीना में है। एकांगुआ सक्रिय ज्वालामुखी और अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? लावा का जो ठोस रूप हो जाता है और पृथ्वी के अंदर निर्मित होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित चट्टान। प्लूटोनिक चट्टाने। अब आपको बताना है कि इसमें से तो आप बताइए कि सबन काया जो ज्वालामुखी है, सबन काया कहाँ स्थित है? किस देश में है? पेरू में है। बिल्कुल सही है। माउंट एटना बताइए। नहीं बताइएगा तो अब आपको बताइए। कोलिमा बताइए कहाँ है? कोलिमा मेक्सिको। और मोरापी जो है इंडोनेशिया।
अब आपको बताना है कि एटना तो आप बता दिए इटली में है। विसुवियस बताइए कहाँ है। वेसुवियस आपको सिसिली में है। विसुवियस जो है, सिसिली वेसुवियस, सिसिली विसुवियस है इटली। अच्छा एटना इटली। अच्छा, एटना इटली। कुछ पूछे थे। विसुवियस, विसुवियस इटली, वेसुवियस इटली 14 देखा। सिसिली, मतलब वो दोनों इटली में है, लेकिन एटना भी मतलब उसका जगह दिया है, सिसिली द्वीप जो है इटली में है, वहाँ है। अब विसुवियस जो है वो इटली में है। एरिबस कहाँ है। एरिबस, एरिबस आपको हो जाएगा इक्वाडोर में। ये रास द्वीप में। रास द्वीप पे है, और कोटोपेक्सी हो जाएगा इक्वाडोर में। माउंट एटना बताइए क्या है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। किलिमंजारो क्या है बताइए। एक किलिमंजारो वही ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस बताइए कहाँ जापान में। है। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। कोटोपेक्सी। किलाउ, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाउ। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। रिंग ऑफ ज्वालामुखी से। रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी से भी संबंधित है। प्रशांत महासागर का जो एथी होता है वलय क्षेत्र, उसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और रिंग ऑफ फायर भूकंप से भी संबंधित है। रिंग ऑफ फायर 3 गो से, भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, और प्रशांत महासागर से भी है। रिक्टर पैमाने का उपयोग हम लोग क्या मापने के लिए करते हैं। भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। ABL। PSL प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील जिसका कारण है। उत्तर उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, वहाँ ज्यादा भूकंप मतलब आता है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया कारण। सिस्मोमीटर बताइए क्या मापता है। भूकंप मापता है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित अरबों में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से। जापानी है। जापानी है सुनामी, जापानी। वहाँ जो भी एथी आता है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया है बताइए। फुकुशिमा। हाँ, फुकुशिमा। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। किस अफ्रीका में। अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। संसार का ऊंचाई वाला दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। अब आपको बताना है कि महाद्वीपों में से किस में देश की संख्या अधिकतम है, तो अभी बता दिया अफ्रीका। अब आप बताइए कि किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग प्रतिशत सर्वाधिक है। मतलब किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा मैदान। दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में है। नीचे क्वेश्चन है, यूरोप में जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जो कि मैदानी भाग है। अब आपको बताना है कि कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। अफ्रीका। अब आप बताइए कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब है कि मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, सही बात है। दिया जाते हैं भैया। अब आप बताइए, बोलते बोलते अब आपको बताना है कि एटलस जो है कहाँ अवस्थित है। एटलस इक्वाडोर में। मोरक्को। एटलस जो है मोरक्को में है। अब आप बताइए किलिमंजारो कहाँ है। किलिमंजारो इक्वाडोर में। इक्वाडोर है। अब आपको बताना है
एक कि चिमरोमो कहाँ है? चिमरोमो। फ्रांस ना? हम्म, फ्रांस, चिमरोमो फ्रांस। ऑप्शन कहाँ दिया है? एक इक्वेडोर में ही भी दे दिया, सी का 2 दे दिया। गलत से लग गया। डी कहाँ है? डी का एक है फ्रांस और स्पेन। अब आपको बताना है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डार्लिंग कहाँ है? कौन तट पे है? उत्तरी पूर्वी तट पर। दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? उत्तरी टेलीग्राफिक अटलांटिक कटक का। उत्तरी अटलांटिक कटक का। अब आपको बताना है कि कोको कटक किस महासागर में है? कोको कटक प्रशांत महासागर। अच्छा। वेलिवस कटक कहाँ है? अंध महासागर में है। और टेलीग्राफ इसमें गलत है। हाँ, टेलीग्राफ गलत है, वही अग्लुहास बेसिन है हिंद महासागर में। अब आप बताइए कि अल्ब्रुस जो है, अल्ब्रुस आपको संयुक्त अल्ब्रुस कहाँ है? रूस में अल्ब्रुस। रूस। अब आप बताइए कि किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो अमेरिका में। तंजानिया। तंजानिया। इक्वाडोर तंजानिया में है। अब आप बताइए कि माउंट कुक कहाँ है? माउंट कुक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। मैकिन्ले कहाँ है? मैकिन्ले बच गए वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। मैकिन्ले है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका। अफ्रीका। ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? ब्लैक यूएसए में। यूएसए। अब आप बताइए कि आल्पस जो है किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? भरंतोस ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा शायद भरंतोस था। आप बोसजेस बताइए। बोसजेस ये है ये है ब्रह्मोत्तर पर्वत। आप विंध्य बताइए। विंध्य तो आपको हो जाएगा बलित पर्वत। विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा है बलित पर्वत। अब आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? सबसे ऊंची चोटी मुर्दार पर्वत में, नवीन मुर्दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? नवीन मुर्दार पर्वत। नवीन मुर्दार पर्वत। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आपको बताना है कि कोसिको जो पर्वत है, पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? कोसिको है ऑस्ट्रेलिया में। मैकिन्ले अभी बताया, मैकिन्ले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। अल्ब्रुस कहाँ है? यूरोप में, यानी रूस में अल्ब्रुस था। किलिमंजारो है अफ्रीका में। अब पेनाइन जो कि यूरोप और अल्पेंसियन यानी अमेरिका और अरावली भारत का जो पर्वत है किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत श्रृंखला। ब्लॉक पर्वत श्रृंखला। पुरानी पर्वत श्रृंखला। बलित पर्वत नहीं होगा। माउंट टिटलिस कहाँ अवस्थित है? माउंट जो टिटलिस फ्रांस में। स्विट्जरलैंड। माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? एंडीज। अब बताइए कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? श्रेणी कौन कौन सी है? खासी, पटकाई और अराकान योमा। हाँ, खासी, पटकाई, अरकान योमा अटकाई पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी उसमें आता है। मतलब इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा करने वाले 3 पर्वत श्रेणियों में इसमें कोई नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? कौन इटली में अवस्थित है? तो एपिनाइन जो है इटली में अवस्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाय कहाँ अवस्थित है? आल्प्स कहाँ है? आल्प्स तो अंटार्कटिका में। न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाय न्यूजीलैंड में है। हिमालय का विस्तार अरकान योमा म्यांमार। कहाँ? अरकान योमा म्यांमार। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत बताइए कहाँ है? ड्रैकेनबर्ग। उस दिन हम लोग पढ़े थे ड्रैगन, आज आ गया ड्रैकेनबर्ग्स। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सा है? प्रेनीज। प्रेनीज। जो पर्वत श्रेणी
आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा पर्वत जो है राइन नदी के किनारे है? कौन कौन? ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे है। आल्प्स पर्वत बताइए किस देश में नहीं फैला है? तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड। इसमें से कौन सा आल्प्स पर्वत नहीं है? इंडिया। इंग्लैंड। इसमें इंडिया ऑप्शन में है ही नहीं था। इंडिया फिर न बोले जी। इंग्लैंड बोले। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? बुखारेस्ट है, मैड्रिड है, जामनगर है, सिंगापुर है। कौन है जो बुखारेस्ट। मैड्रिड जो है पठार पर स्थित एक नगर है। संसार के छत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पामीर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र को हम लोग बोला जाता है? वहाँ बोलिविया के पठार। पेंटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है? पंचशील ईरान में, अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी अभी है ना, वो जो तालिबान सब कब्जा किया था, तो वहाँ का पंचशील घाटी, वहाँ की औरत बहुत सुंदर होती है। टेलर घाटी बताइए कहाँ है? टेलर है अंटार्कटिका में है। आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमनीकृत प्रदेश, कास्ट प्रदेश। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? रूस में। ऑस्ट्रेलिया में। राजाओं का घाट अवस्थित है कहाँ है? यूनान। मिस्र में राजाओं का घाट। अब आपको बताना, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में। अमृत घाटी बताइए जानी जाती है क्यों? अधिक उष्णता के लिए। अत्यधिक उष्णता के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल जो बचा है कल एक बार देख